अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर बाजवा। आज जो है वो हम यूक्रेन क्राइसिस का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक अभी तक जो है वो पूरी दुनिया में क्या हो चुका है और आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की वजह से इसके दुनिया पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, यूक्रेन पे क्या पड़ रहे हैं, रशिया पे क्या पड़ रहे हैं और प्रो रशियन कंट्रीज़ पे इस पे इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, ठीक है। और नई जो है वो पॉलिसीज़ अमेरिका टुवर्ड्स रशिया कौन सी इख्तियार कर रहा है, रशिया अमेरिका के खिलाफ कौन सी नई पॉलिसीज़ और नए जो है वो इख्तियारात जो है वो जारी करने जा रहा है। तो इन सब सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो एंड तक जो है वो जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 28 फरवरी 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, जो कि यूएनओ का एक इदारा, यूएनओ को 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जहाँ पे सारी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और आपस में डायलॉग करते हैं और अपने जो इश्यूज़ हैं वो दुनिया को बताते हैं और जो दुनिया में जो है वो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएनओ का एक अहम ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक पूरा एक अलहदा टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी सिर्फ इतना देख लें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या होता है। ये जो है वो अगर किसी इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि न्यू मेंबर्स एडिशन करने हैं या नहीं करने, और एक्सक्लूड टू मेंबर मतलब अगर कोई करंट मेंबर है उसको बाहर निकालना है या नहीं निकालना, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम है। इसी तरह जो है वो यूएनओ को जो छठा ऑर्गन है जिसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है, ठीक है, इसको जो तैनात करता है वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तैनात करती है। करंटली जो है वो अब्दुल्ला शाही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है और ये साल में सितंबर में एक मरतबा जो है वो मिलते हैं। सारी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और आपस में जो है वो इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 28 फरवरी 2022 को एक इमरजेंसी सेशन बुलवाया। इसमें जो है वो पाकिस्तान को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान में इसमें जो है वो हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब इस इमरजेंसी सेशन को बुलवाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई यूएनओ को, तो इसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि यूक्रेन पर रशिया ने जो है वो इन्वेजन कर दिया है, तो रशिया के ऊपर दबाव डालने के लिए कि वो यूक्रेन पे इन्वेजन जो है वो रोक दे और अपनी जो फोर्सेस हैं, ट्रूप्स हैं, वो वापस अपनी कंट्री में ले जाए। विदड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स फ्रॉम दी यूक्रेन जो है वो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। 1950 से लेकर अब तक इसके 10 इमरजेंसी सेशंस हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, और ये जो करंटली 28 फरवरी 2022 को मंडे को हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 11वां सेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इमरजेंसी सेशन बुलवाया गया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। इसकी मेन वजह तो मैंने बता दी आपको। अब मज़ीद इसको ये भी बताता चलूँ कि यूएनओ का एक और इदारा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक अलग से टॉपिक है, यहाँ पे बस इतना देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके और यूएसए जो है वो शामिल है। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम ये होता है, दो तरह के मामला जो है वो डील करता है, प्रोसीजरल मैटर्स और सब्सटेंशियल मैटर। प्रोसीजरल मैटर्स जो रोज़मर्रा के जो मामला होते हैं, ठीक है, उसमें से 15 में से अगर 9 मेंबर जो हैं वो इसके हक में वोट दे देते हैं तो उसको जो है वो कैरी ऑन किया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। और अगर जो है वो कोई सब्सटेंशियल मैटर है, कोई अहम मामला है, जैसे यूक्रेन और रशिया का एक अहम मामला है, तो ये जो है वो 15 में से 9 वोट जो है वो इसको चाहिए होती है इसमें पास होने के लिए, और इसमें से 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो उनका होना लाजमी है। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 25 फरवरी 2022 को अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन चलाई थी रशिया के खिलाफ, वो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल इदारे में पेश की गई थी, जिसको जो है वो रशिया ने वीटो कर दिया था। मैंने आपको पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर
ممبرز ہیں اس میں سے 5 جو ہے وہ پرمننٹ ممبرز ہیں, اور جو سبسٹینشیل میٹرز ہیں اس کو پاس کروانے کے لیے جو 5 پرمننٹ ممبرز ہیں ان کی رضامندی ہونا جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک ممبر بھی ویٹو کر دیتا ہے تو اس ریزولوشن کو ڈی ایسکیلیٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے, ریموو کر دیا جاتا ہے. تو یہی جو ہے وہ 25 فروری کی ریزولوشن کے ساتھ ہوا. رشیا نے اٹھ کر جو ہے وہ اس کے خلاف ویٹو کر دی. اب جو فیصلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے, جس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے, وہ پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ رشیا کے خلاف جو ریزولوشن ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کی گئی. اس میں سے جو ہے وہ ٹوٹل 141 جو ممبر تھے انہوں نے رشیا کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کیا, 5 نے جو ہے وہ رشیا کے فیور میں جو ہے وہ ووٹ کیا, اور اس میں سے جو ہے وہ جو 35 کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس معاملے سے ابسٹین رہنے کے لیے پرہیز جو ہے وہ کیا ہے کوئی بھی جو ہے وہ رشیا کے خلاف ڈیسیژن دینے میں. اور اگر ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کریں تو اس میں جو 5 ساؤتھ ایشین امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جس میں بنگلہ دیش, انڈیا, ٹھیک ہے, پاکستان شامل ہے, انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ہے وہ ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور صرف ساؤتھ ایشین کنٹری نیپال وہ واحد کنٹری ہے جس نے رشیا کے اگینسٹ جو ہے وہ یو این او کے جو سیشن ہے, ایمرجنسی سیشن ہے, اس میں رشیا کے خلاف ووٹ دیا. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 28 فروری سے لے کر 5 مارچ تک جو ہے وہ دنیا پہ جو ہے وہ یوکرین اور رشین کرائسس کے جو ہے وہ کیا ایفیکٹ پڑے ہیں, اور یوکرین میں جو ہے وہ کرنٹلی کیا ہو رہا ہے, اور ان دونوں کے درمیان رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ کون کون سی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ سب دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں یوکرین اور رشیا کے درمیان جو ہے وہ چیرونیبل ایکسکلوژن زون ہے, یہ بیلاروس ایک کنٹری ہے اس کے قریب یہ زون ہے, وہاں پہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جو ہے وہ ٹاکس جو ہے وہ جاری رہی. یہ ٹاکس جو ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے جو ہے وہ جاری رہی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اس ٹاکس کے دوران ہی جو ہے وہ رشیا نے جو خارکیو ہے یوکرین کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی, وہاں پہ جو ہے وہ اس نے حملہ کر دیا اور وہاں پہ اس نے قبضہ جما لیا رشیا نے. اسی طرح مزید بات کریں تو یورپین یونین نے رشیا کے اوپر جو ہے وہ مزید سینکشنز جو ہیں وہ سخت کر دی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ یوکرین کی جو ہے وہ ٹروپس کی مدد سے بھی جو ہے وہ مدد سٹارٹ کرے گا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ یوکرینین پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یورپین یونین کی رجسٹریشن کے لیے, اس کی ممبرشپ کے لیے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ارسال کر دیے ہیں, بھیج دیے ہیں, اور وہ اس کی ممبرشپ لینے جا رہے ہیں. اب اس ممبرشپ کا دنیا پہ اور یورپین کنٹریز پہ اور امریکہ پہ کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے, اور کیا ورلڈ وار 3 اس کی وجہ سے سٹارٹ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی, تو یہ آپ نے سوچ کے جو ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. یوکرین اور رشین کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں. جرمنی, پولینڈ, بیلاروس, ان سب میں جو ہے وہ لوگوں نے باہر آ کے جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے, اور سب یہ سلوگن جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ جلدی سے جلدی یوکرین سے باہر نکل. لیکن پوتن کا کیا کہنا ہے اس سب معاملات کے پیچھے؟ پوتن نے کہا ہے, جو کہ رشیا کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ اگر کریمین پینیسولا پہ یوکرین اور اس کے الائز جو ہے وہ اگر رشیا کی سوورینٹی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر رشیا جو ہے وہ یوکرین سے اپنے ٹروپس جو ہے وہ واپس لے جائے گا. ادروائز جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنے کا کوئی بھی دوسرا طریقہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. 28 فروری 5 مارچ تک جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ لوگ یوکرین میں مارے جا چکے ہیں, تو یو این او کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ 107 سویلین جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جو ورلڈ ریفیوجیز ہیں وہ اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. یو این او کا کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 لاکھ جو یوکرینین ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ کنٹریز کون کون سی شامل ہے؟ پولینڈ میں جا رہے ہیں, مولڈووا میں جا رہے ہیں, ہنگری میں جا رہے ہیں, رومینیا میں جا رہے ہیں. تقریباً جو ہے وہ یہ میرے پاس سٹیٹس جو ہے وہ اوپن ہے, بیلاروس میں جو ہے وہ 500 جو یوکرینین ریفیوجیز ہیں وہ چلے گئے ہیں. پولینڈ میں اسی طرح 2,81,000 جو ریفیوجیز ہیں وہ پناہ لے چکے ہیں. اسی طرح سلواکیہ میں 30,000, ہنگری میں 84,000. تو یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے ریفیوجیز جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ورلڈ ریفیوجیز ہیں یہ کون کون سی کنٹریز میں جو ہے وہ جا کے پناہ لے رہے ہیں, اور کرنٹلی جو ہے وہ یوکرین کے علاوہ
अलावा पूरी दुनिया में जो है वो रेफ्यूजीज़ कहाँ कहाँ पे जाके बना ले रहे हैं। तो इसमें जो है वो मेरे पास स्टैट्स ओपन है, तो टर्की वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को जो है वो होस्ट कर रही है, अपने पास रख रही है। इसके बाद जो है वो कोलंबिया शामिल है, युगांडा शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, जर्मनी, सूडान, ये वो सारी कंट्रीज़ है जो रेफ्यूजीज़ को जो है वो पनाह दे रही है। जैसे 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से जो है वो आके जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने जो है वो रिसेंटली जो है वो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई थी कि यूक्रेन की जो है वो क्रिप्टो करेंसी फंडिंग की वजह से जो है वो मदद की जाए। तो करंटली जो है वो 13 मिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी जो है वो इकट्ठी कर ली जा चुकी है। और इसी तरह जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भी जो है वो कुछ अमाउंट यूक्रेन के लिए जो है वो अरसाल की है, ताकि जो है वो रशिया से जो है वो मुकाबला करने में उसको हेल्प हो जाए। अब इन सब सिनेरियो में जो है वो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की वजह से जो है वो दुनिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे जो मेजर जो इफ़ेक्ट है वो रशिया का जो है वो यूरोप पे पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप के अंदर रशिया जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30% जो गैस है वो सारी की सारी जो है वो रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जो सारे के सारे जो है वो रशिया की जो गैस है उस पे जो है वो डिपेंड करते हैं। इसी तरह जो है वो जर्मनी और रशिया के दरमियान जो है वो 13 बिलियन यूरो की जो गैस पाइपलाइन है उसको जो है वो हाल्टेड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो जर्मनी ज़्यादा देर तक जो है वो कर पाएगा, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत पड़नी है। इसके अलावा जो है वो रशिया जो है वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। 2020 के स्टैट्स के मुताबिक 34.7 मिलियन टन्स जो है वो हर साल जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। तो इसकी प्राइसेस में भी जो है वो बहुत सारा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो उस पर सैंक्शन लगा रहा है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने रिसेंटली जो है वो एक कॉल चलाई है कि पुतिन असैसिनेशन की। पुतिन असैसिनेशन से मुराद ये है कि उसको रशिया के अंदर जो है वो कोई बंदा खड़ा हो और उसे जो है वो कत्ल कर दे और हम जो है वो उसको जो है वो नवाजेंगे। तो ये अमेरिका जो है वो कोई पहली बार नहीं कर रहा है, इसने डिफरेंट ममालिक में जो है जाके जो है वो ये काम करता रहा है। अब यूक्रेन ने नेटो से ये जो है वो डिमांड की है, ये अप्लाई किया है कि वो जो है वो यूक्रेन के अंदर नो फ्लाई जोन जो है वो नाफिज कर दे। अब नो फ्लाई जोन जो है वो क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे किसी भी जंगी त्यारे की जो एंट्रेंस है वो मना होती है। अगर कोई जंगी त्यारा जो है वो वहाँ पे एंटर होने की कोशिश करता है तो वहाँ पे डिफेंसिव सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम लगाया जाता है, वो उसे फ़ौरन से पहले जो है वो शूट आउट करके तबाह कर देता है। तो अगर जो है वो यूक्रेन के अंदर नो फ्लाई जोन जो है वो नाफिज कर देता है नेटो, जहाँ पे रशिया जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो वो जाहिर सी बात है उसे रशिया को जो है वो बाय फोर्स जो है वो वहाँ से गिराना होगा और वहाँ से पीछे धकेलना होगा। और इसी तरह जो है वो नेटो ने फ़िलहाल तो जो है वो इससे रिफ्यूज़ कर दिया नो फ्लाई जोन से, क्योंकि जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नेटो के 13वें सेक्रेटरी जनरल है, उनको ये जो है वो कहना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर एक ही जो है वो तरीका है कि नो फ्लाई जोन जो है वो यूक्रेन के अंदर नाफिज कर दिया जाए, वो ये है कि जो नेटो फाइटर प्लेन्स हैं वो यूक्रेन जो स्पेसिस हैं वहाँ पे नाफिज कर दिए जाएं और जो वहाँ पे रशियन एयरप्लेन्स हैं उनको जो है वो शूट डाउन कर दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए। तो यही वो हल है और इससे जो है वो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने बताना है कि क्या जो है वो अमेरिका और नेटो को जो है वो नो फ्लाई जोन यूक्रेन के अंदर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए।